मेरे मुख्यमंत्री भी बड़े गर्व से बोलते हैं और उनके बारे में भी बड़े गर्व से कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। क्या है सोशल इंजीनियरिंग? भाई जात पात की राजनीति आप कर रहे हैं ना, यही है सोशल इंजीनियरिंग। ऐसे में नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं एनडीए में सर, तो क्या कीजिएगा? आयरनी देखिए कि ये शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ और पलटू राम शब्द राजद का दिया हुआ। एक दूसरे के विरोधाभास में जो पर्यायवाची इन्होंने खड़े किए वो एक दूसरे के द्वारा ही दिए गए और आज वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन हर जगह हम देख रहे हैं भारत भारत लिखा जा रहा है। इन दोनों मुद्दों पर क्या कहना है आपको? पहली बात तो मेरे लिए ये चर्चा का विषय ही नहीं है, मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में ये कहीं आता ही नहीं है जी। तो जो नहीं बनाया गया उन्हें कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार? क्या लगता है इंडिया गठबंधन में रहेंगे या यही मेन कारण होगा उनकी नाराजगी का? और मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला जाता तो अभी तक कितना हंगामा हो जाता, मैं ये नहीं बोल रहा। तो आपको लगता है कि जदयू तहस नहस हो जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। G20 में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की घर वापसी हो सकती है। ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पंडित इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा कर सकते हैं। नीतीश क्या करेंगे वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो एनडीए बिहार में पहले से बन गया है, जिसमें कई दल भाजपा के साथ आ गए हैं, उन दलों का क्या होगा? इनमें कई दल ऐसे हैं जो नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई में हैं, जो नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के एनडीए की तरफ आने से जो पहले से बना हुआ एनडीए गणित है वो कितना इंटरफेयर होगा, उसमें क्या कुछ होगा? हालांकि ये सवाल बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी इसका जवाब जानना जरूरी है क्योंकि चर्चाएं तो हो रही हैं। हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं जो कि उन्हीं दलों में से एक दल के नेता हैं जो नीतीश कुमार और उनकी रणनीतियों के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं एनडीए में सर, तो क्या कीजिएगा? भाई जैसा आपने शुरुआत में ही बोला कि बहुत हाइपोथेटिकल है एंड आई बिलीव इट्स एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल। ए बी व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर। ये एक बात तो उनके साथ जुड़ गई है कि उनको लेकर, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर क्यास लगाना किसी भी बात को लेकर संभव नहीं है। और मैं हमेशा इस बात को मैं कहता हूं कि किसी भी नेता के आने वाली रणनीति को अगर समझना हो तो आप देखिए कि इतिहास में उसने क्या क्या किया। और मेरे मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पाले बदले हैं, तो एक बार और अगर वो पाला बदल लें तो उसमें किसी को भी आश्चर्य तो कम से कम किसी को भी नहीं होगा, ना गठबंधनों को होगा ना बिहार की जनता को होगा। हैविंग सेड इट ऑल, मेरे लिए ये विषय ही नहीं है ना सोचने का, ना चर्चा का, ना इस पे अपना ध्यान केंद्रित करने का। मैं बहुत क्लियर हूँ दैट आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अभी इससे पहले क्यास लगा के मैं सिर्फ अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि बर्बाद करूँगा, जिसका इस्तेमाल मैं अभी बेहतर जगहों पे करना चाहता हूँ। मांझी जी ने जो बयान दिया G20 समिट के बाद, वो तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने एक तरह से स्वागत ही कर दिया और ये भी कयास लगा दिया कि नीतीश जी आ रहे हैं, बट वी डोंट सी यू रोलिंग द कार्पेट्स। भाई G20 की बैठक में और बहुत खूबसूरत तस्वीरें बाहर आई जिसमें मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। मेरे लिए सबसे गर्व की बात ये थी कि जब मेरे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को नालंदा यूनिवर्सिटी दिखा रहे थे, मेरे लिए वो तस्वीर ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, बशर्ते कि उस नालंदा यूनिवर्सिटी की पहचान शान को बर्बाद करने वाले व्यक्ति भी उसी बैठक में मौजूद थे और उनके साथ भी एक तस्वीर आई थी। आज जब मेरे बच्चे 9 में पार कर विद्यालय जाने के लिए मजबूर होते हैं, आज़ादी के 75 साल के बाद भी, और 18 साल से यही मुख्यमंत्री हैं जो कहते नहीं थकते कि अरे हम कितना काम किए, किसी को दिखता है क्या? नहीं दिखता मुख्यमंत्री जी, वो पुल किसी को नहीं दिखा। बिल्कुल, जो आपने अगर बना दिया होता तो संभवतः आज मुजफ्फरपुर के वो बच्चे जीवित होते। G20 की बैठक में जाने के लिए आपके पास समय है, पर उसी ज़िले में आप उस दिन मौजूद थे जिस दिन बच्चों के साथ ये हादसा हुआ था और आपने वहाँ जाना आपने ज़रूरी नहीं समझा। तो जो मुख्यमंत्री बिहार की जनता जिए या मरे उससे उन्हीं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो मुख्यमंत्री किस गठबंधन में रहते हैं या नहीं रहते उससे मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में एक अलग ही सेपरेट नैरेटिव चल रहा है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबको बहुत अब बेचैनी हो गई है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, एनडीए में आ जाएंगे तो क्या होगा मेरा। नहीं, आप मैं बाकियों के बारे में नहीं कह सकता, बट आई थिंक इतना तो आप मानेंगे ही कि इस बात को लेकर मैं बहुत निश्चिंत हूँ। मैं जीवन के ऐसे ऐसे पड़ाव से अब गुजर चुका हूँ
कि अब कोई भी परिस्थिति कम से कम मुझे विचलित नहीं करती। इस चिराग को बड़ी से बड़ी आंधियों में जले कैसे रहना है, ये मैंने ज़रूर अब सीख लिया आपने। एक लगातार हम देख रहे हैं, आप जैसे चुनावी कार्यक्रम का हैं या बिहार का जो आप दौरा लगातार कर रहे थे, उसी क्रम में आप आगे बढ़ रहे हैं। जिन जगहों पर आप जा रहे हैं, मैं ख़ासतौर पे देख रहा हूँ कि क्राइम का जो डेटा है ख़ासतौर पे वो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बिहार के लोगों को। अखबारों में लगातार ये आंकड़े आ रहे हैं, आप उन जगहों पर जा रहे हैं, बट हम बार बार ये देख रहे हैं, मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल पूछा था कि चिराग पासवान को बड़ा सेलेक्टिवली क्रिटिसाइज़ करते देखते हैं सरकार को। आप तेजस्वी यादव को बार बार छोड़ दे रहे हैं, आप नीतीश कुमार पर हमला करते हैं, ये जायज़ कैसे है? मैं सेलेक्टिव नहीं, मैं बहुत टारगेट ओरिएंटेड हूँ भाई, एंड आई एम क्लियर विद माई टारगेट्स। भाई जो कुर्सी पर है सवाल उसी से ही बनेगा, और यही एक कुर्सी है जो कि निरंतरता में स्थिर रही है। उप मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश में बदलते रहे, पर मुख्यमंत्री हमेशा यही रहे, तो सवाल इन्हीं से ही बनेगा। और भाई जो भी मुख्यमंत्री को जानता है, मैं 100 बार इस बात को बोल चुका हूँ और सारे ये जानते हैं कि कौन बोलता है मुख्यमंत्री के सामने। सिंगल मैन आर्मी है, अकेले नीति निर्धारक हैं, उनके बाएं हाथ को नहीं पता होता कि दायां हाथ क्या फैसला ले रहा है। तो ऐसे में कोई दूसरे घटक दल की भूमिका रहती कहाँ है? जो मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं उसी निर्णय के सामने नतमस्तक होने के अलावा किसी घटक दल, और मैं सारे घटक दलों की बात कर रहा हूँ, जब बीजेपी भी उनके साथ थी यही था, इसलिए मैंने उस वक्त भी कभी बीजेपी को टारगेट नहीं किया। और आज मैं राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी और इनके 6-7 जो घटक दल हैं, किसी के ऊपर मैं प्रश्न नहीं उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि मायने ही नहीं है। जब सारे फैसले मुख्यमंत्री ने लेने हैं, जब सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, तो सवाल भी इन्हीं से ही बनेगा। एक और चर्चा बार बार सामने आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है। भारत नाम बदला गया जो देश का, मतलब अभी तक तो कोई उसकी घोषणा हुई नहीं है, लेकिन हर जगह हम देख रहे हैं भारत भारत लिखा जा रहा है। इन दोनों मुद्दों पर क्या कहना है आपको? पूरी तरीके से पक्षधर हूँ मैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और ये होना चाहिए। डू यू सी दिस प्रैक्टिकली हैपनिंग? वेल डेफिनेटली वी नीड टू वर्क आउट अ वे कि इसको कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करें। भाई जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त तो सारे इलेक्शंस एक साथ ही होते थे, बट धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, एंड डेफिनेटली यही वो लूप्स हैं जिस पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं भी इंतज़ार करूंगा इसकी फर्स्ट ड्राफ्टिंग का कि उसमें क्या क्या सुझाव आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है, और वो कमेटी क्या क्या प्रस्ताव रखती है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी एक चिंता आएगी कि भाई किसी राज्य में मिडल में अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो ऐसे में क्या होगा। कुछ समय पूर्व, क्योंकि ये बात आज से नहीं चल रही, ये सन 2000 या 1999 से ये चर्चा चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। उस वक्त भी, और उस वक्त के हमारे पार्टी के मेरे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी उस वक्त ये सुझाव दिया था कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पे नो कॉन्फिडेंस अगर किसी राज्य में आता है या विधानसभा में आता है, तो नो कॉन्फिडेंस के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी उसी विधानसभा में लाया जाए, ताकि चुनाव में जाने की बजाय वैकल्पिक सरकार उसी विधानसभा में गठित की जाए। और यही मापदंड रखेंगे संसद को, भारत की संसद में भी। बट बहरहाल ये कहना आसान है, इसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। तो इन तमाम लूप होल्स पर चर्चा कम से कम शुरू होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हर बार, भारत जैसा इतना बड़ा देश, हर बार आप आर्थिक नुकसान तो होता ही है, पूरी मशीनरी का आपका मोबिलाइजेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह डिप्यूट करना, ये करना, आप हर दूसरे तीसरे महीने यही करते रहते हैं। तो एक स्थिर सरकार का भारत में रहना और निरंतरता में जो चुनाव होते रहते हैं उसमें जो ध्यान भटकता है, नेता चुनाव में जाते हैं, आपकी योजनाएं विराम ले लेती हैं, तो उसका रुकना ज़रूरी है विकसित देश के निर्माण की सोच को लेकर। जातीय गणना जो बिहार में हुई है उसको लेकर सरकार कितनी एग्रेसिव थी आपने देखा था। नीतीश कुमार उसको लेकर हर दरवाजे पर जा चुके हैं और हर तरीके से वो प्रयास कर चुके हैं, लेकिन जब ये ख़त्म हो गया सब कुछ और जो आंकड़े जब सरकार के पास आ गए, इसी कि थोड़े रिलेक्टेंट हो गए नीतीश कुमार इसके आंकड़े को सार्वजनिक करने को लेकर। क्या आप इसको फॉल प्ले कुछ देख रहे हैं क्या इसमें? भाजपा तो बोल रही है। वेल दैट हैपेंस विद माय चीफ मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम। वो कुछ विषयों को लेकर एकदम से एग्रेसिव होंगे और जब वो उनके पक्ष में नहीं जाएगा तो उसको लेकर शांत हो जाएंगे। अभी जब तक चुनाव है और जब तक वो महागठबंधन के साथ हैं या विपक्षी दलों के इस गठबंधन के साथ हैं, तब तक बार बार आप उनके मुंह से विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी सुनेंगे। पर ये मांग आपने कभी भी 2005 से लेकर 2013 तक नहीं सुनी होगी, 2017 से लेकर 2022 तक ये मांग आपने नहीं सुनी होगी। तो ये मांग अगर वो वापस इस तरफ आ भी जाते हैं एनडीए में, फिर ये मांग पूरी तरीके से पूर्ण विराम ले लेगी। इसी तरीके से हुआ जातीय जनगणना को भी लेकर, अपेक्षा के विपरीत
शायद आंकड़े उसमें इनको दिखाई देने लगे। अगर सार्वजनिक नहीं करते हैं तो आपकी पार्टी क्या करेगी? भाई हम लोग तो मांग तो करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके पक्षधर हैं। बहुत पैसा भी खर्च हुआ है इसमें। हाँ, बहुत पैसा भी खर्च हुआ है। बहुत पैसा ही खर्च हुआ है, क्योंकि रणनीति तो किसी को नहीं पता जी कि इसका प्रोसेस क्या रहा, कैसे आपने कराया। ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जनता दल यूनाइटेड के बड़े से बड़े मंत्री से जाके पूछ लीजिए कि इसका प्रोसेस क्या था, किस तरीके से ये जनगणना हुई, किसी को नहीं पता होगा। फिर वो ये मुख्यमंत्री सिंगल मैन आर्मी अकेले निर्णय लेते। भाजपा तो सड़कों पर उतर गई यहाँ आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए, आपकी पार्टी भी ऐसा कुछ करेगी क्या? बिल्कुल हम लोग चाहेंगे भाई, हम लोग इसके पक्षधर हैं, विपक्ष में रहकर भी हम लोग इसके पक्षधर हैं, और हम लोग चाहेंगे कि वो आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को बनाने को लेकर जितने उत्सुक उतावले थे, वेटिंग, आपको याद होगा एक नैरेटिव था, मीटिंग्स हुई, धीरे धीरे उससे भी रिलेक्टेंसी उनकी बढ़ने लगी। हाल में हमने देखा कि एक बैठक इंडिया गठबंधन की हुई महत्वपूर्ण, हालांकि एक खबर आई कि ललन सिंह की तबीयत खराब है, डेंगू हो गया उनको, इसलिए नहीं जा पाए। लेकिन इस तरीके से उस बड़ी बैठक से अपने आप को अलग कर लेना, किसी और को भेज देना, फिर संयोजक बनाने वाली जो पूरी प्रक्रिया, आप तो बोल ही रहे थे कि संयोजक नहीं बनाया जाएगा, तो संयोजक नहीं बनाया गया। उन्हें कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार? क्या लगता है इंडिया गठबंधन में रहेंगे या यही मेन कारण होगा उनकी नाराजगी का? ललन जी उम्र में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं। किसी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ कहना नहीं चाहिए, और अगर वो जी बीमार हैं तो मैं शीघ्र उनके स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूँ। पर यह आशंका तो जाहिर की ही जा रही थी, और दबे शब्दों में तो आपने भी बोल दिया था कि संभवतः कौन सी बीमारी सामने आती है, और लिटरली। बट खैर मैं इस बात को मैं मानूंगा, गंभीर विषय है, वो स्वस्थ रहें ये कामना मैं करता हूँ। बट हाँ, ऐसे में अपने आप को, फिर ये वही उदाहरणों में से एक है जी कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग आप तब तक कीजिएगा जब तक आप खुद उस पोजीशन में नहीं होइएगा, जब आप उसको दिला सके। उस वक्त आप ये मांग नहीं करते हैं जब आप उस पोजीशन में होते हैं। जातीय जनगणना चुनाव की दृष्टि से आप खूब जोर शोर से करते हैं, बट जब परिणाम आपके विरुद्ध आने लगते हैं तो आप उस पर शांत हो जाते हैं। उसी तरीके से इस बात का श्रेय मैं मेरे मुख्यमंत्री को दूंगा कि आज ये जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है, उसमें एक अहम भूमिका मेरे मुख्यमंत्री ने भले अपने स्वार्थ के लिए निभाई, पर एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए निभाई। पर अब जब वही महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हुई नहीं दिख रहा, तो इसमें भी वो पूरी तरीके से शिथिल पड़ गए। उन बैठकों को लेकर, उसकी रणनीति को लेकर, उनके एजेंडाज को लेकर अब वो एक्साइटमेंट नहीं दिखता, टू एन एक्सटेंट कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होता है, उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाते, और उनकी तरफ से जो जाते भी हैं तो उनके द्वारा भी कोई ऐसे ज़ोर शोर से प्रस्ताव नहीं रखे जाते या चर्चाएं सामने नहीं आती जो आनी चाहिए थी, नोइंग द फैक्ट कि कितने एग्रेसिव मेरे मुख्यमंत्री इस गठबंधन को लेकर हैं। तो यही मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व रहा है, उनका ये जो गोलमोल रवैया है ना, वही मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा। बैठकें जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उसमें ललन सिंह नहीं पहुंच पाते, हालांकि उस समय तबीयत खराब नहीं थी, आई हैव टू कोट दिस, और वो नहीं पहुंचते हैं या उन्हें नहीं बुलाया जाता है। इसी तरीके की रणनीतियों और बातें बार बार जदयू से छन कर आ रही हैं कि एक बड़ा हिस्सा है वहाँ के विधायकों सांसदों का जो दबाव डाल रहे हैं कि आप एनडीए की तरफ आइए। आपने पूर्व में भी कहा है, कई दलों ने एनडीए का कहा है कि आपके संपर्क में भी कई लोग उस तरफ से हैं, तो क्या होगा? क्या लग रहा है जदयू टूट जाएगी? रेस्टलेसनेस तो है ही जदयू के सांसदों में, उनके विधायकों में, ये रेस्टलेसनेस तो गाहे बगाहे दिखती भी है, और स्वाभाविक है, नेचुरल अलायंस तो नहीं है भाई, एक दूसरे के विरोध में ही पनपे हुए ये दोनों घटक दल हैं जी। जनता दल यूनाइटेड का उदय ही लालू जी के जंगल राज को, और जंगल राज आयरनी देखिए कि ये शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ और पलटू राम शब्द राजद का दिया हुआ। एक दूसरे के विरोधाभास में जो पर्यायवाची इन्होंने खड़े किए वो एक दूसरे के द्वारा ही दिए गए, और आज वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हैविंग सेड इट ऑल, ये नेचुरल अलायंस नहीं होने की वजह से उनके नेताओं में एक असंतोष है, और वो असंतोष किसी से छुपता भी नहीं, गाये बगाए दिखता है। तो वहीं एक बड़ा घटक ऐसा है जनता दल यूनाइटेड में जो चाहता है कि हम एनडीए के साथ जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री वापस आ जाए। तो वहीं कई ऐसे हैं जिनको इस बात का एहसास होता है कि अब मुख्यमंत्री जी कहीं पे भी रहें, इनके चुनाव चिन्ह पर जीतना अब उनके लिए शायद संभव नहीं है, तो वो दूसरे दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आपको लगता है कि जदयू तहस-नहस हो जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी? लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, हम सब राजनीति के विद्यार्थी रहे हैं, और बताइए ना, मुख्यमंत्री की मौजूदा परिस्थिति में जदयू का भविष्य क्या है?
और मेरे मुख्यमंत्री इतने सेल्फ सेंटर्ड एंड लेट मी से इनसिक्योर है कि उन्होंने कोई सेकंड लीडरशिप भी उस तरीके से डेवलप नहीं किया। तो ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री जब राजनीतिक जीवन में उतने सक्रिय नहीं रहेंगे तो उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को आगे लेकर जाने वाला कौन है? बिल्कुल। आखिरी सवाल है चिराग जी, आपने बहुत समय दिया। बिहार में, देश में जब से इंडिया गठबंधन बना, हालांकि ये तो पहले से चला, लेकिन तब से मैंने देखा कि बहुत अग्रेसिवली सनातन पर हमला करना, हिंदू प्रैक्टिसेस पर हमला करना, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों, स्टालिन के बेटे हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार से आई बातें और भी जगहों से आ रही हैं, बट ये इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार जो हमला किया जा रहा है, ख़ासतौर पे देखिए नैरेटिव क्या गढ़ा जा रहा है कि भाई दलित हिंदू नहीं है, एक बड़ा हिस्सा है देश का जो कि सनातन से बिलीफ नहीं रखता है उसमें। आप एक दलित नेता हैं, बिहार जैसे राज्य से आते हैं जहाँ जातीय समीकरण बहुत बंधा हुआ है, एक दलित नेता के तौर पर सनातन पर हो रहे इस हमले को आप किस तरह देखते हैं? पहली बात तो मेरे लिए ये चर्चा का विषय ही नहीं है, मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में ये कहीं आता ही नहीं है जी, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये पूर्णतः व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ विषय। तो डू यू फील पर्सनली अटैक्ड व्हेन समवन अटैक्स ऑन? आई डू फील, बिकॉज ये मेरी आस्था से तो जुड़ा हुआ है ही। भाई ये बात तो किसी से नहीं छुपी ना। भले ये नैरेटिव गढ़ा जाए कि भाई दलित हिंदू रीति रिवाज से सहमत नहीं है या मानते नहीं है इन सारी चीज़ों को। क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ, मैं पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, ये बात किसी से नहीं छुपी है और मैं खुलकर ये चीज़ें करता हूँ। और मैं अपनी इस आस्था को, अगर इस पे अगर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं तो और लाखों करोड़ों अपने दलित भाई बहनों के साथ मैं जोड़ूंगा जी, क्योंकि मैं जब उनके घर पे भी जाता हूँ तो मैं मंदिर को मैं देखता हूँ, मैं उनकी आस्था देखता हूँ, मैं उनके हाथ पे भी ये बंधा हुआ देखता हूँ। हम सब के आराध्य, हम सब जिनको मानते हैं, बाबा चौहरमल वो खुद दुर्गा माता के वो भक्त रहे हैं जी। और पुनः फिर ये वही बात है भाई कि ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं या कोई नहीं होता किसी की भी व्यक्तिगत आस्था पे टिप्पणी करे, और इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। ये बंद कमरे के पीछे की बातें हैं जी, कि कौन पूजा कर रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है, कौन गुरुद्वारे जाना चाहता है, कौन साइनाइड कह देना रामचरितमानस को, ये सब गलत है। आज की तारीख में बताइए, मेरे प्रदेश के शिक्षा मंत्री, आप पोटेशियम साइनाइड बोल रहे हैं, कितने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं है? और मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला जाता तो अभी तक कितना हंगामा हो जाता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या किसी भी धर्म के बारे में, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्वधर्म सद्भावना की हम लोग बात करते हैं, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और यही भारत की खूबसूरती रही है। आज जब G20 के अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो जहां महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाई गई, वहीं नॉर्थ ईस्ट की दिखाई गई, वहीं जम्मू कश्मीर की दिखाई गई, देश के हर एक हिस्से में 200 से ज़्यादा बैठकें G20 से जुड़ी हुई, जहाँ पे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा को लेकर वो दिखाया गया। यही भारत की खूबसूरती रही है, विभिन्नता में एकता। ऐसे में आप किस तरीके की बंटवारे की कैसे देखते हैं इनके चंद्रशेखर जी के बयान को, आप कैसे देखते हैं? भाई सिर्फ ये ध्यान भटकाने की राजनीति है। क्या मेरे शिक्षा मंत्री के लिए आज सनातन को गाली देना ज्यादा जरूरी है, रामचरितमानस को गाली देना ज्यादा जरूरी है, या मुजफ्फरपुर के बच्चों के पास जाना ज्यादा जरूरी है? किससे? जो क्राइम आप लगातार देख रहे हैं, भाई क्राइम से, इनके अपने फेलियर से, ये खुद अपने मापदंडों पे लोग खड़े नहीं उतरे हैं। आज बिहार में शिक्षा की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिहार में आप शिक्षा के हालात देख लीजिए ना, क्या है। जहाँ मेरे प्रधानमंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी को अपना बैकड्रॉप बनाकर रखते हैं, वहीं बिहार के विद्यालयों में आप जाकर देख लीजिए। हम उस गौरवशाली इतिहास से, लोग प्रोग्रेस करते हैं, हम लोग डिटोर्ट हो रहे हैं, हम लोग और पीछे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम उस गौरवशाली इतिहास से, जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, आज के विद्यालयों में ऐसी जर्जर हालत है कि कब बच्चों के सर पे छत गिर जाए, इस डर से शिक्षक लोग अंदर नहीं बैठा के बच्चों को पढ़ाते हैं, बिना बेंच कुर्सी के बाहर बैठा के उनकी पढ़ाई होती है। ये हमारा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे डिग्री का 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6, 7-7 साल तक चलता है, और ऐसे में मेरे शिक्षा मंत्री ध्यान नहीं भटका रहे तो और क्या करें? और ये ध्यान भटकाना, और दूसरा फिर वही है, मेरे मुख्यमंत्री, मतलब जो मेरे लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अभिशाप है, उसको तमगे की तरह अपने सीने से लगा के घूमते हैं, और वो शब्द है सोशल इंजीनियरिंग जी। क्या है सोशल इंजीनियरिंग? भाई बांटने की राजनीति है ना,
मेरे मुख्यमंत्री भी बड़े गर्व से बोलते हैं और उनके बारे में भी बड़े गर्व से कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। क्या है सोशल इंजीनियरिंग? भाई जात पात की राजनीति आप कर रहे हैं ना, यही है सोशल इंजीनियरिंग। तो इसीलिए आप विकास के कार्य नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इन सोशल इंजीनियरिंग से आप चुनाव जीतते रहेंगे। मेरे मुख्यमंत्री का ये अहंकार क्यों है? एक पीड़ित परिवार को गले लगाते हुए की तस्वीर मेरे मुख्यमंत्री की दिखा दीजिए, भले वो जहरीली शराब से हुई हत्याएं हो, भले वो गोली मारकर हुई हो, गला रेत कर हुई हो, या 9 में बच्चे डूबने से हुई हो। एक पीड़ित परिवार से गले मिलते हुए नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग। उनको पता है कि भाई जब तक एनडीए के साथ है तो एनडीए का वोट है, जब तक महागठबंधन के साथ है एमवाई का वोट मिल जाएगा और ये मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। और इसी व्यवस्था ने, और ये सनातन को गाली देना भी उसी सोच का हिस्सा है। उसी सोच के हिस्से के साथ आज ये विपक्षी दलों का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना चाह रहा है कि भाई सनातन को गाली देंगे, रिवर्स पोलराइजेशन होगा और उससे हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये सोच गलत है भाई। आज की तारीख में बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए, महंगाई पर चर्चा कीजिए। बिहार जैसे राज्यों में अनंत ज्वलंत विषय है भाई जिस पर चर्चा करनी जरूरी है। पर आपकी ये सोच बांटने की, डिवाइड एंड रूल, और उसी के आधार पर आप चुनाव लड़ते हैं। ये वोट पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। बहुत साफगोई से इन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। चिराग पासवान ने लगभग हमारे सभी सवालों को स्पष्टता से, जिससे जितना हद तक ये बोल सकते थे, सारी बातें इन्होंने स्पष्ट कर दी, बता दी कि बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है, देश की राजनीति इनकी तरफ से किस तरफ जा रही है। इनसिक्योरिटी वाला सवाल बार बार जो दर्शक हमसे जानना चाहते थे कि भाई नीतीश आ जाएंगे तो क्या होगा, खुलकर इन्होंने कह दिया कि उस पॉसिबिलिटी पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आएगा तो देखा जाएगा। राजनीति करने उतरे हैं तो भाई इतनी चीज़ें सोच कर जोड़कर चलते हैं। अगली कड़ी में जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।